नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। चलिए तो आज शो की शुरुआत हम करते हैं कंजम्पशन थीम पर चर्चा करके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, आपको ये समझना होगा कि बाजार जो है अब किस ओर करवट ले रहा है। जिस तरह से हमने बीते इंडिपेंडेंस डे के दिन प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान सुना, जहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स का जिक्र हुआ है। 2 टियर स्लैब्स में हमने देखा कि जीएसटी को जो है वो बांट दिया गया है और सबसे हाईएस्ट कैटेगरी जो बताई जा रही है वो है 40% की। अधिकतर आइटम्स हम देख रहे हैं कि अब 5 से 18% के बीच ही जो हैं वो जीएसटी दरों के अंतर्गत आएंगे। बहुत सारे सेक्टर्स को यहाँ पर फ़ायदा होता हुआ हमने देखा भी है। नतीजा बाजार में आपने देखा कि एफएमसीजी और ऑटो क्षेत्र के जितने भी काउंटर्स थे वो लगातार तेज़ी के साथ आज के सत्र में भी बंद हुए हैं। अब इतना ही नहीं, सरकार ने बीते 8 से 10 साल में कैपेक्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, लेकिन अब बारी आती है कंजम्पशन की। और इस बात की झलक हमें उनके बजट में भी दिखाई देती थी, जहां पर उन्होंने टैक्स के मोर्चे पर आम आदमी को राहत दी थी। अब ये सभी राहतें जो हैं आपको मिलने के बाद, कंजम्पशन का पहिया अब चलने के बाद आपको पोर्टफोलियो में कहां कहां फ़ायदा हो सकता है, इस पर अब हम सवाल करेंगे अपने पैनलिस्टों से। क्योंकि बीते कुछ दिनों हमने देखा कि ये थीम बिल्कुल नहीं चल रही थी, रूरल में रिकवरी नहीं थी, अर्बन का कंजम्पशन स्लो था, और अब जो है कहानी यहाँ पर बदलती हुई दिखाई देने लग गई है। अब ये कहानी में बदलाव कहाँ तक आएगा, और निवेश के लिहाज से स्टॉक्स खरीदना स्पेसिफिक कंपनी के लिए अच्छा है या म्यूचुअल फंड के ज़रिए आपको निवेश करना चाहिए। इन सब के बीच में अपना जोखिम आपको कैसे समझना होगा, क्योंकि फंड में अगर आप निवेश करते हैं तो कितने सालों तक आपको रुकना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक निवेश करते हैं तो किस भाव पर आप कौन सा स्टॉक खरीद रहे हैं, ये सब आपको देखना होगा। और आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि एक थीम बेस्ड सेक्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट है तो ऑब्वियसली किसी ना किसी रिस्क के साथ आती है, और उस रिस्क को झेलने के लिए क्या आपका पोर्टफोलियो तैयार है, क्या आप उतनी जोखिम उठाने की क्षमता रखते हैं। आज इसी का करेंगे विश्लेषण। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। कृष्णा संघवी साहब हैं जो कि सीआईओ हैं महिंद्रा मैन्युलाइफ एएमसी में, और साथ ही विवेक करवा है जो कि विधि इन्वेस्टमेंट्स हमारे साथ है, मार्केट एक्सपर्ट है। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और विवेक, चलिए थोड़ा सा हम इस थीम की आगे की ट्रैजेक्टरी, इस सेक्टर की आगे की ट्रैजेक्टरी पर मैं बात करना चाहती हूँ। सरकार को जीएसटी की वजह से या इसके दरों में बदलाव की वजह से लगभग 20 बीपीएस तक का इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 50 लाख करोड़ के आसपास का कुछ इम्पैक्ट जो सरकार ने यहाँ पर गिनाया है, और ऑलमोस्ट आपकी जीडीपी का फिजिकल डेफिसिट के लिहाज से देखें तो लगभग 4.4% के आसपास का एक इम्पैक्ट है, लेकिन वो मैनेजेबल है जो बताया जा रहा है सरकार की तरफ से। हैविंग सेड दैट, बहुत समय से हमें इंतज़ार था कंजम्पशन थीम के चलने का या इसके एक्टिव होने का, बिकॉज इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया, अगर यहाँ पर ग्रोथ स्टोरी हम देखें तो बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है, जो होता है वो कंजम्पशन का होता है, और इसी से ही जो है तमाम चीज़ें ड्राइव होती हैं। तो सरकार के शुरुआती सालों में हमने देखा कि कैपेक्स पे बहुत फोकस रहा, विवेक, जिसके बदौलत रेलवे हुए, डिफेंस हुए, इनके काउंटर्स बहुत बढ़िया तरीके से चले। 10-20% जो है हमने चलते हुए देखे हैं। निवेशकों ने भी हाथों हाथ उसको उठाया और मुनाफा भी कमाया है। कुछ ने यहाँ पर फंड स्पेसिफिक निवेश भी किया है, क्योंकि स्पेसिफिक फंड्स भी लॉन्च हुए हैं। डिफेंस को लेकर तो बहुत ज़्यादा बाजार गर्म रहा है, एनएफओस का भी। बट हैविंग सेड दैट, अब कंजम्पशन की बारी है। इसमें कितनी प्रबलता है आगे, और जितने भी फैक्टर्स मैंने गिनाए हैं, स्टॉक स्पेसिफिक की अगर मैं बात करूं, बिकॉज कंज्यूमर एक बहुत बड़ी थीम होती है विवेक, इसमें बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स आ जाते हैं। ऑटो, रियलिटी, एफएमसीजी, डिस्ट्रीशनरीज, तमाम तरह की चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। कौन कौन सी ऐसी थीम्स जो कि आगे रहेंगी, और कौन कौन सी ऐसी थीम्स जो कि आगे ना रह के इसी पूरे मोमेंटम में प्ले आउट कर सकती हैं आपके मुताबिक, विवेक? गुड आफ्टरनून कविता और मेरे को पैनलिस्ट को। देखिए, इनफैक्ट इस पे अगले 1 घंटे तक मैं भी लेक्चर दे सकता हूँ। तो ये है कि देखिए, 2-4 पॉइंट है। एक तो जो सबसे पहले मैं बोल रहा था कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है, आज के दिन भी हम लोग एक बहुत यंग कंट्री है, और जहाँ पे आगे चल के आज के दिन आप कोई भी मॉल चले जाओ, आपको दिखेगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांडेड की तरफ ऑलरेडी झुक रहे हैं। और उसके कारण जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है और ब्रांडेड कंपनीज है, इनको फायदा होने वाला है, और ये एक पूरा का पूरा कंजम्पशन रिलेटेड स्पेस है। जो हम लोग यूपीआई ट्रांजैक्शंस देखते हैं हर महीना,
लगभग 20 लाख करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 2 ट्रिलियन का वॉल्यूम हम लोग हर महीने देख रहे हैं। और तो उसके कारण क्या हुआ है कि जितना भी पैटर्न्स ऑफ कंजम्पशन है, ये आज के दिन पब्लिक को, इन द सेंस जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको मालूम है और सरकार को मालूम है, और उसके कारण ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा आ चुकी है। जहां तक जीएसटी कलेक्शंस का नंबर है, वो भी आपको दर्शाता है कि कोई भी आज कंपनी, ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि मतलब ग्रे मार्केट में चली जाए। वो पूरा का पूरा ट्रैक होता है और उसके कारण वहां पे भी एकदम एक्सट्रीम लेवल की ट्रांसपेरेंसी ऑलरेडी आई हुई है। तो क्या होगा अगर जीएसटी दरों में एक फेरबदल होता है और टेम्पररी अगर रेट्स डाउन आती है। ये उदाहरण है, जब जीएसटी लॉन्च किया गया था, काफी स्टेट्स डर रहे थे कि हमारा रेवेन्यू घटेगा। इनफैक्ट मैं चेन्नई से बात कर रहा हूँ और तमिलनाडु का सबसे बड़ा कंटेंशन पॉइंट यही था कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, तो हमारा जीएसटी रेवेन्यू घटेगा अगर हम लोग, क्योंकि ये कंज्यूमर रिलेटेड टैक्सेशन सिस्टम है। लेकिन आज के दिन आप अगर देखो तो जितना जीएसटी पहले दे रहे थे उससे कई गुना इनफैक्ट जीएसटी ऑलरेडी स्टेट को मिल रहा है। तो जैसे जैसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, तो ये जो भी हम लोग 4.4% या फिर 0.20 ऑफ जीडीपी वगैरह बात कर रहे हैं, ये वॉल्यूम विल ऑटोमेटिकली टेक केयर जो सरकार को नुकसान होगा। तो कंजम्पशन ऐसे थीम, जैसे मैंने कहा, यंग पॉपुलेशन विल कंटिन्यू। आप वेरियस सेक्टर्स, डिफेंस रेलवेज तो हो गया, लेकिन आज भी आप अगर रेलवेज देख लो तो एक टाइप का कंजम्पशन सेक्टर है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आप अगर इंडेक्स देखो तो इतना कोई बढ़ा हुआ नहीं है अभी भी। सीमेंट अब जाके थोड़ा बहुत बढ़ना चालू हुआ है। आप अगर और भी जितने भी मतलब इधर सेक्टर्स की बातें करें, एफएमसीजी है, अभी तक वो पूरा बढ़ा नहीं है, अभी तक भी डाउन है। तो ये सेक्टर एक बार जीएसटी रिफॉर्म्स आ जाता है तो मेरे हिसाब से एक डार्क हॉर्स हो सकता है, और एक बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे डेफिनेटली आ सकती है। तो मेरा तो बेस्ट यही मानना रहेगा कि इंडिविजुअली स्टॉक्स पिकअप करने के बजाय आप अगर कंजम्पशन रिलेटेड फंड्स, काफी म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल, इनफैक्ट महिंद्रा के भी हम लोग भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो काफी म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है बाजार में। आप देखो और स्प्लिट अप करके आप अगर निवेश करते हो तो मैंने जैसे कहा, ये अगले 1 डिकेड की स्टोरी है, 1 डेढ़ डिकेड की स्टोरी है, 10 से लेके 15 साल। जहाँ तक स्टॉक्स की बात है, एक सवाल हमने विवेक करवा से पूछा, उन्होंने बताया कि क्यों इस थीम में दम है और आने वाले समय में आपको इसको कंसिडर करना चाहिए। हालांकि किस हद तक अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर करना चाहिए, क्या एक्सपोजर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इस पर जो है हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन कृष्णा संघवी जी मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, अब इनके पास आते हैं क्योंकि इनका महिंद्रा मैन्युलाइफ का इनका फंड है, कंजम्पशन फंड। आपका स्वागत है कृष्णा जी। बेंचमार्क को बीट करने में खासी दिक्कत हो रही है आपके फंड को, खासतौर से पिछले 1 साल में मैं देखूं तो ज़्यादा अच्छे से बीट नहीं कर पाया है ये, अपने पीयर्स के मुकाबले भी हम देखें। एक तो दिक्कत क्या आ रही है और दूसरा आपका फंड का एक्सपोजर क्या है सर? क्योंकि देखिए, मैं तो निवेशक के लिहाज से सवाल पूछ रही हूँ। रिटर्न्स को देखकर, परफॉर्मेंस को देखकर जो है निवेश नहीं करना चाहिए, हम जानते हैं। लेकिन एक आम रिटेल निवेशक का जो ध्यान होता है ना, सबसे पहले कमाया कितना है फंड ने पिछले 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, उसी को देखते हैं सबसे पहले। मैंने भी सबसे पहले उसी को देखा और इसीलिए ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ सर। देखिए, जो कंजम्पशन जो थीम है, उसके बेसिकली 2 एंगल है। एक है कि इंडिया में वी हैव अ वाइड पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है, अराउंड 145 करोड़ पीपल है। वी आर ऑल्सो द कंट्री के जहाँ पे सबसे ज़्यादा नॉमिनल ग्रोथ इन द इकोनॉमी इज पॉसिबल इन नेक्स्ट मे बी 3, 5, 7 ईयर्स, जिस तरह से हमारी इकोनॉमिक ग्रो हो रही है। तो 2 एंगल से जब ट्रैक करें तो एक तीसरा एंगल निकलता है कि जो पर कैपिटा इनकम इन इंडिया कैसे ग्रो हो रही है। तो मैक्रो एंगल से कंजम्पशन थीम काफी इंटरेस्टिंग है फॉर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट, सेइंग दैट इंडिया इज ग्रोइंग, इंडियंस आर बिकमिंग रिचर। तो जैसे जैसे income in hands of people will increase, consumption as a theme will increase from a people side. कंजम्पशन में 2 तरीके होते हैं। एक है कि जैसे इनकम बढ़ती है तो लोग प्रीमियमाइजेशन पे जाते हैं, instead of buying something worth X rupees they want to go with, let's say, X plus 20% as they upgrade, and that's one angle. Second is नए कंजम्पशन में जो जो लोग कल तक शायद अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, उनकी भी शायद इनकम बढ़ेगी, इसलिए वो नए कस्टमर्स मिलते हैं। तो कंजम्पशन थीम दैट वे इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर हम देखें कि
पोर्टफोलियो वाइज देखें तो क्लियरली है कि जब इन्वेस्टमेंट हमने किया है तो कभी-कभार 1 या 2 क्वार्टर में sometimes you have a challenge of some stocks not playing out. This is part of life. That's why the diversification overall across the fund helps. अगर हम लास्ट ईयर देखें तो शायद द डिफरेंस बिटवीन मे बी अर्बन कंजम्पशन रूरल कंजम्पशन कुड हैव प्लेड आउट, बट ब्रॉड आइडिया है कि एज इंडिया इज ग्रोइंग इंडियंस आर बिकमिंग रिचर, और जिस तरह से इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन में थीम में companies will make profit and investors also will participate more with that. कुछ क्वार्टर्स की तो बात नहीं है, मैं 3 और 5 साल का भी इसका परफॉर्मेंस का एक रिव्यू कर रही थी, तो टॉप 5 में तो 3 और 5 साल में भी नहीं है। बहरहाल आपके पूरे फंड के बेड़े में एक्सपोजर में प्रमुख सेक्टर्स मुझे बताइएगा, थीम्स जो आपने पकड़ी हैं और कितना कितना एक्सपोजर आपने उसमें दिया है, ज़रा उसके बारे में जानकारी दीजिएगा। यस, तो जो एफएमसीजी जो कंज्यूमर स्टेपल है, हमारी ब्रॉड थॉट क्या है कि लास्ट 12 महीने से इंडियन इकोनॉमी में रूरल कंजम्पशन इज मोर लाइकली टू पिक अप ओवर अर्बन वाज वन थॉट प्रोसेस। सो थोड़ा बहुत वो एंगल से एफएमसीजी स्पेस इज समथिंग वेयर वी बीन ओनिंग। सेकंड में भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, ऑटोमोबाइल से इज पार्ट ऑफ द कोर स्टोरी ऑफ more Indians able to afford more products and premiumizing. So those are the broad, process. And maybe another very routine or very basic item of consumption has now become is telecommunication. So maybe mobile companies, जो telecom companies है वो भी हमारे portfolio में है। चलिए, अब यहाँ पर पोर्टफोलियो की आपने एक्सपोजर मुझे बता दिया है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि किस तरह से अब आप बतौर फंड मैनेजर, बतौर CIO इस थीम को प्ले करना चाहते हैं। अब क्योंकि इतना बूस्ट मिल रहा है, ये सब बातें अब हमें जो फ़ायदे में आती हुई दिखाई देंगी, खासतौर से GST का जो मुद्दा है उसका इम्पैक्ट रोल आउट होने में या इम्पैक्ट दिखने में हमें कुछ समय लगेगा। अब आप क्या रणनीति अपने इस फंड के लिए सुनिश्चित कर रहे हैं, तय कर रहे हैं? देखिए, ये जो GST कट होने की जो ब्रॉड अनाउंसमेंट हुई है, वी आर ऑल्सो अवेटिंग द फाइनल डिटेल्स, क्योंकि वो एक मैक्रो अनाउंसमेंट है कि GST अराउंड दिवाली रेट्स कम होंगे। लेकिन जिस तरह से न्यूज़ फ्लो आ रही है कि शायद GST कट विल बी मोर प्रोनाउंस इन द लोअर पार्ट ऑफ द के शेप कर्व। अगर हम कोविड के लास्ट पोस्ट कोविड जो 5 साल की इकोनॉमिक रिकवरी देखें तो बहुत डिस्कशन हो चुका है कि द के शेप रिकवरी when basically upper end consumption has grown faster and maybe lower end has not grown so much. तो हमें लग रहा है कि ये GST स्लैब की जो रीजिक है या रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है ऑफ प्रोडक्ट्स मूविंग इनटू डिफरेंट बास्केट्स ऑफ GST, शायद द के शेप कर्व की जो लोअर एंड है विच मीन्स स्लाइटली लोअर एंड प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, they might benefit more from GST cut. So that एक वो तरीका है कि जो प्रोडक्ट्स में GST कट आने की संभावना है वहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ेगा और कस्टमर अफोर्डेबिलिटी विल इम्प्रूव। सो दैट इज वन सेट ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पोजिशनिंग फॉर दिस। आपके ही पीएस की कुछ परफॉर्मेंस देख लें पिछले 5 साल में, तो निपॉन इंडिया कंजम्पशन हमने देखा है लगभग 19% के पार का रिटर्न। मिरा एसेट रेटर कंज्यूमर फंड हमने लगभग 19.3%, टाटा कंज्यूमर, ये जो है तीनों 19% के आसपास पिछले 5 साल में हमने देखा है यहाँ पर रिटर्न्स की दशा दिखाई दे रही है। और कमोबेश यही टॉप 3 फंड्स में भी है पिछले 3 साल में। टाटा कंज्यूमर, मिरा एसेट और कैनरा बैंक को पिछले 3 साल में हमने देखा है बेहतरीन रिटर्न के साथ। टाटा कंज्यूमर लगभग 18%, 18.5%, मिरा एसेट लगभग 17% और कैनरा बैंक को हालांकि फंड साइज इसका छोटा है लेकिन 16% के आसपास का इन्होंने भी जो है रिटर्न कमाया। आपका तो फंड साइज भी बहुत छोटा है सर, फिर भी आप परफॉर्मेंस में काफ़ी लैग कर रहे हैं। बहरहाल अपना फाइनेंस मिनिस्टर में फ़िलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। विवेक, ये बताइएगा
किस तरह के निवेशकों को स्टॉक्स खरीदने चाहिए और किस तरह के निवेशकों को फंड्स खरीदने चाहिए? देखिए, होता ये है कि जिस थीम की हम बात कर रहे हैं, भले ही वो कंज्यूमर फंड हो या किसी भी तरह का वेल डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड हो, कोई भी इस थीम को अब प्ले आउट होने से, अपने फंड पर उसका इम्पैक्ट होने से चूकेगा नहीं। हर फंड मैनेजर की यही कोशिश होगी कि जितना हो सके इसको भुनाया जाए इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी। अब सवाल यहाँ पर ये है कि अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो इक्विटी में पैसा लगाना चाहते हैं और इक्विटी में भी आपको समझ में आता है डायरेक्ट स्टॉक्स, आपको समझ में आता है म्यूचुअल फंड, तो कहाँ कितना एक्सपोजर ले ले और कैसे ले ले ताकि आप ओवर डाइवर्सिफाइड ना हो जाए एक पर्टिकुलर क्षेत्र में। बहुत ज़रूरी है ये समझना कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन से भी कुछ फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि निवेशकों की आदत क्या होती है, वो स्टॉक्स भी बटोर लेते हैं, म्यूचुअल फंड बटोर लेते हैं और बाद में बोलते हैं कि हमारे तो पोर्टफोलियो में फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। बाजार गिर रहा है तो उसका ज़ोरदार इम्पैक्ट पोर्टफोलियो में भी दिखाई दे रहा है, जो कि दिखता है। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन का पर्पस ही यही है कि बाजार का उतार चढ़ाव का इम्पैक्ट उतना ना हो आपके पोर्टफोलियो में जितना आपको सिर्फ एक ही एसेट क्लास में निवेश करने से हो। तो अब ये बताइए कि अब इसको स्ट्रैटेजाइज कैसे किया जाए? कविता, इसके लिए मैंने शुरुआत में ये कहा था कि आप अगर वाया म्यूचुअल फंड्स इसको चूज करते हो कंजप्शन थीम को तो बेटर रहेगा। देखिए क्या होता है कि आप अगर सेक्टोरल जाते हो तो सेक्टोरल में आप एक या दो जो जो भी उस सेक्टर के स्टॉक्स है, एक या दो या तीन आप ले सकते हो। लेकिन कंजप्शन एक थीमेटिक सेक्टर ये है, थीमेटिक है और सेक्टोरल नहीं है। तो थीमेटिक में क्या होता है कि आपको हो सकता है कि कंजम्पशन के अंदर मल्टीपल सेक्टर्स रहेंगे, ऑब्वियसली रहेंगे। आप टेलीकॉम से लेके एयरलाइन से लेके मतलब व्हाइट गुड्स से लेके काफी सेक्टर्स उसके अंदर रहते हैं। तो अगर आपको एक थीमेटिक बेस्ड पोर्टफोलियो बनाना है तो मेरे हिसाब से एक फंड ही अच्छा चॉइस रहेगा। पर्टिकुलरली जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, देखिए आपका अगर कैपिटल बड़ा है, आपका कैपिटल 50 लाख 1 करोड़ अगर है, तो हो सकता है कि आप हर एक कंजम्पशन रिलेटेड थीम से एक दो पिक अगर कर लेते हो तो हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो 15 से लेके 20 स्टॉक का आराम से आप खुद ही बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो कंजम्पशन है वो ये मैं अगर 10 या 15 साल बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 साल लेके उसको एक ही स्टॉक को भूल जाओ। फंड मैनेजर भी क्या करेंगे कि एक अगर कंपनी महंगी लग रही है तो हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग करके नेक्स्ट बेस्ट स्टॉक में वो लोग निवेश करें। तो ये आपको इंडिविजुअली करना पड़ेगा। तो इसके लिए इन दिक्कतों से निकलने के लिए, और कैपिटल अगर छोटा है तो आप हर थीम में जा भी नहीं सकते, मतलब हर उस थीम के अंदर हर कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक में आप निवेश भी नहीं कर पाओगे। तो जैसे आपने कहा, जो पोर्टफोलियो वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन बन सकता है। और ये फाइनली एंड ऑफ द डे अगर आपके पास 25-30 कंपनी अगर हो गई आपके पोर्टफोलियो में ही, तो आपको इतना रिटर्न कोई मिलने वाला नहीं है। तो म्यूचुअल फंड्स बेस्ट ऑप्शंस है। और देखिए फंड्स का तो ऐसा है कि जो आज फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, हो सकता है वो कल परफॉर्म करे, आज जो परफॉर्म कर रहा है जो कल नहीं परफॉर्म करे। तो कंजम्पशन सेक्टर के मतलब कंजम्पशन थीम के अंदर आप अगर एक या दो या तीन म्यूचुअल फंड में भी अगर स्प्लिट करके डाल देते हो तो मेरे हिसाब से आपका बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। और जितना बेस्ट आप निकाल सको इस थीम से उतना आपको निकल के आराम से मिलने वाला है। देखिए, अब बारी आती है आपकी स्टॉक स्पेसिफिक पिक्स की भी। यहाँ पर महिंद्रा मैन्युलाइफ कंजम्पशन फंड के क्या क्या पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं, उसकी जानकारी तो हम दर्शकों को दे दी है। लेकिन अब आप बताइएगा, आप किस तरह की रणनीति, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति रेकमेंड करेंगे? बाय प्राइस क्या रहेगा और आप क्या टारगेट किस अवधि के साथ रेकमेंड कर रहे हैं? देखिए ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा ये तो लॉन्ग टर्म स्टोरी है, लेकिन हाँ अगर आप अगले इस साल एक भर के लिए अगर लेते हो तो दो तीन थीम है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है और ऑलमोस्ट समझ लो कि फुल प्रूफ या फिर शॉक प्रूफ थीम्स है ये। सबसे पहला बेट मेरा भारतीय एयरटेल रहेगा, जो आई थिंक महिंद्रा मनोलाइफ के कंजम्पशन फंड के अंदर भी होल्डिंग में है। देखिए एक अगर आप रिसर्च करो डेटा तो दिखेगा कि जो इंडिया में पर हेड कंजम्पशन जो है हर महीने डेटा कंजम्पशन वो करीबन 34 जीबी है। और रिसर्च ये भी कहता है कि ये 34 जीबी का लगभग 90% नॉन प्रोडक्टिव यूसेस में लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मतलब ये हो गया है कि आदत ऐसी पड़ गई है कि आप विदाउट डेटा आज के दिन रह नहीं सकते। और जो करीबन 254 रुपीस आरपू है भारतीय एयरटेल का, आई थिंक आज के दिन कंपनीज लगभग खाली चार कंपनीज है, उसमें भी आप दो बहुत कमजोर कंपनीज है।
तो ये एक मोनोपोली या फिर डुओपोली टाइप ऑफ सेक्टर ऑलरेडी बन चुका है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत भी आरपू बढ़ाने के लिए ये लोग प्राइस हाइक ले ये कंपनीज, आई थिंक कंपनीज लाइक भारती एयरटेल बहुत अच्छा कर सकती है और मुझे लगता है कि ये 2100 के ऊपर ये जा सकता है। और नेक्स्ट थीम, ये आपको जीएसटी के अंदर फिलहाल है नहीं, तो जीएसटी में जो भी रिफॉर्म्स आएंगे कोई जरूरी नहीं है इसको इंक्लूड हो जाए, अगर स्टेट्स मान जाते हैं तो इंक्लूड कर भी सकते हैं। ये होगा आपका अल्कोहल और लिकर स्पेस। आप देख लो, यूनाइटेड स्पिरिट्स है और यूनाइटेड ब्रेवरीज है, मेरे हिसाब से दोनों दिग्गज कंपनीज है इस सेक्टर की। और मुझे लगता है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स आपको आराम से 1500 के ऊपर वापस दिखा सकता है और यूनाइटेड ब्रेवरीज 2200 के ऊपर दिखा सकता है। और ये डेटा भी, अगर जैसे मैंने डेटा जीबी का दिया था टेलीकॉम में, इसका भी अगर अल्कोहल कंजम्पशन आप अगर पर कैपिटा कंजम्पशन देख लेते हो पर हेड, तो इंडिया में आज के दिन भी सबसे लोएस्ट कंजम्पशन है। और जिस हिसाब से मॉडर्नाइजेशन और हो रहा है, आई थिंक इसका कंजम्पशन रुकने वाला नहीं है। और ऑलमोस्ट चाहे उसको 40% में लगाओ या चाहे 18 में लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, इसका कंजम्पशन चलते रहेगा। तो ये दोनों स्टॉक्स भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलिए, बात करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल दर्शकों को जानना बहुत ज़रूरी है कि रणनीति बनाने का सही समय है। अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपोजर चाहते हैं तो तमाम रिस्क फैक्टर्स को कंसिडर करें, और डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश करना हो या म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश करना हो, आपके पास सेक्टर स्पेसिफिक थीम्स हैं जो म्यूचुअल फंड के जरिए भी आप पैसे लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में जो है एक पर्टिकुलर थीम और सेक्टर को लेके बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग ना हो, वरना उसका कोई आपको खास फ़ायदा होता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो मौका भी है और आपके पास बहुत सारे विकल्प भी हैं जिसके ज़रिए आप कंजम्पशन और कंज्यूमर थीम को जो है वो प्ले आउट करवा सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। अपना फाइनेंस मिनिस्टर में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पर अचुन गोयल हमारे आज के मेहमान जुड़ेंगे और आपके पोर्टफोलियो की प्लानिंग करेंगे, आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। इस बीच एक बार फ्लैश कर देते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर जिसके ज़रिए आप हम तक पहुंच सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि अपने पोर्टफोलियो को प्लान करते वक्त निवेश को लेकर आप कोई सलाह ले लें किसी एक्सपर्ट से, और उसी का मौका हम आपको देते हैं इस शो के ज़रिए भी। 9619873567 नंबर, जहां पर आप हमें अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। हम वो पोर्टफोलियो चेक करवाएंगे लाइव हमारे एक्सपर्ट के ज़रिए, और सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर भी अपने पोर्टफोलियो से जुड़े सवाल हमें भेज सकते हैं। ब्रेक, और ब्रेक के उस पार अचुन गोयल हमारे साथ और आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग सेशन की शुरुआत करेंगे।